हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस से पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। सोशल साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2023 की परीक्षा में, आज उसका वीडियो लेकर हम उपस्थित हुए हैं। टोटल 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सोशल साइंस से ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, 2023 की बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अभी हम जितने भी प्रश्न की बात करेंगे, आज हम जो भी प्रश्न बताएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे अलग कहीं से नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न होंगे यहीं से पूछे जाएंगे। आप इसमें 40 में 40 नंबर अर्जित कर सकते हैं। 40 में 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होता है। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो क्वेश्चन 2 पार्ट में होंगे। एक पार्ट आपका होता है वस्तुनिष्ठ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है विषयनिष्ठ, जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। तो आज हम केवल अभी इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारियां मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को परीक्षा में इसमें काफी सहायता होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होता है, खंड अ एवं खंड ब। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब यदि आप 40 से अधिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर से 40 तक, 1 से 40 तक जहां भी प्रश्न की संख्या हो जाएगी, नहीं बता, जहां भी प्रश्नों की संख्या 1 से 40 तक हो जाएगी वहीं तक मान्य होगा। 40 से अधिक प्रश्न यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। इसलिए काउंट करना है 1 से 40 तक के प्रश्नों का ही जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। 80 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनमें से किसी भी 40 गो प्रश्न का हमको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं किस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस से। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। याद कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड पार्टी में हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी में हुआ। समता पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम के आय का स्रोत इनकम टैक्स यानी आय कर नहीं है। नगर निगम के आय का स्रोत आय कर नहीं है, यानी इनकम टैक्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है? कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है?
तो पंचायत की जो व्यवस्थापिका सभा होती है वह ग्राम सभा होती है। कौन होती है? ग्राम सभा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 6 था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 40 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामले से संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं? ग्राम कचहरी में दीवानी मामले से संबंधित मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। कौन लोकतंत्र का प्राण है? याद कर लीजिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया। किसे कहा गया? राजनीतिक दल को कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। कब हुई? 1925 में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा निहित शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन ने कहा। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। और अब्राहम लिंकन ने ही लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी है। ये भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी है? तो अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी संसदीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अशिक्षा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? अशिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषणा हुई थी वह 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इनकी अवधि में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में, जो क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है, और जानते हैं सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी जब भी आएगा समुद्र में आएगा, सागर में आएगा, महासागर में आएगा। तो सुनामी, ये जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो मकानों का निर्माण करना चाहिए सागर तट से दूर, सागर तट से दूर करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण सागर तट से दूर करना चाहिए, सागर तट से दूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुखाड़ का क्या कारण है?
सुखाड़ का, यानी सूखा पड़ने के क्या कारण है? तो सुखाड़ का क्या कारण हो जाएगा? सुखाड़ का कारण हो जाएगा मिट्टी में नमी का अभाव। जब मिट्टी में नमी नहीं होता है तो इससे सुखाड़ उत्पन्न होता है, इससे सुखाड़ उत्पन्न होता है। तो मिट्टी में नमी की कमी हो जाएगी, मिट्टी में नमी का अभाव होगा, तो यह सुखाड़ का कारण बनेगा। सुखाड़ का क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है दूरदर्शन। कौन है? दूरदर्शन, यानी टेलीविजन, जिसको हम टीवी कहते हैं। टीवी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी दूरदर्शन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? दूरदर्शन, यानी टेलीविजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन कौन हो सकते हैं? तो बाढ़ होने के प्रमुख कारण हो सकते हैं जल की अधिकता। जल की अधिकता, जब जल अधिक मात्रा में हो जाएगी, वर्षा आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने लगेगी, तो इससे भी बाढ़ आ सकती है। नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, नदी के तल पर, नदी का जो तल है उस तल पर मलबा, मलबा मतलब कचरा, कूड़ा कचरा का अंबार लग जाएगा, तो नदी का तल ऊपर उठ जाएगा और जल का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण बाढ़ आ जाएंगे, जिसके कारण फिर बाढ़ आ जाएंगे। यानी नदी तल पर मलबों का निक्षेपण। वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता, यानी ये तीनों, ये सभी कारण हैं जिसके वजह से बाढ़ आते हैं। तो बाढ़ के ये सब प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में, यानी जिस क्षेत्र में भूकंप की संभावना अधिक रहती है वहां भवन का निर्माण कैसा होना चाहिए? वहां मकान कैसा बनना चाहिए? जिस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना ज्यादा होते हैं वहां मकान जो बनाने चाहिए वह आयताकार बनाने चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? आयताकार बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,